Today in this video we are going to understand about the theories of work motivation, training and performance appraisal as well as marketing and advertising. So from the previous understanding we know that if right person for the right job is selected, then the employee will be able to give enough justice to the organization and organization also get satisfied with the employee. So अगर कोई right job के लिए right person है तो जो है वो अपनी job को justice दे पाएगा and इनफैक्ट जो organization है वो employee से satisfied रहेगी. लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशनल फोर्स की ज़रूरत होती है, मोटिवेशनल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. दो आपने राइट पर्सन चूज़ किया है राइट जॉब के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है. सो उस टाइम पे जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. जो ये एम्प्लॉय है अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है एंड दैट्स वाई जो एम्प्लॉय है वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो है एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन फैक्टर बनाए रखे. जब एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्नओवर, दिस एम्प्लॉय टर्नओवर. मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी जो है छोड़ के चले जा रहे हैं. बेसिकली ये जो मोटिवेशन है उससे ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो सकती है, दैट इज़ टर्नओवर डिक्रीज़ हो सकता है, जो एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकता है एंड ऑल्सो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी हम एक तरह से फेवरेबल बना सकते हैं. ये जो मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय का वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन इनको जो फैक्टर्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ फिजिकल मोटिवेशन एंड सोशल मोटिवेशन. जितने भी मोटिवेशन फैक्टर्स हैं हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक हो गया फिजिकल मोटिवेशन, एक हो गया सोशल मोटिवेशन. जैसे फिजिकल मोटिवेशन को आप नाम से ही समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यूज़ की बात आ जाएगी, जो मॉनिटरी गेन्स है वो उसके आ जाएगी, प्रमोशन वगैरह की बात आ जाएगी. तो इन अ वे जो फिजिकल वे में जो मिल रहा है उसको हम फिजिकल मोटिवेशन कहते हैं. वाइल सोशल मोटिवेशन में क्या आएगा कि जैसे उनको रिकॉग्निशन जहाँ पे मिल रही है, लाइक फैसिलिटेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो सब जो है सारी चीज़ें सोशल मोटिवेशन में आ जाएगी, लाइक अवार्ड्स देना, तो ये सब चीज़ें जो है वो सोशल मोटिवेशन में इंक्लूड होती है. नाउ यहाँ पे जो है गिलफर्ड ने मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है, दैट इज़ motivation is a special internal situation which initiates and maintains the activity. According to Guilford, what is motivation? Motivation is a special internal situation. एक special internal situation है जो कि एक activity को initiate करती है, start करती है और उसको maintain करके रखती है. एंड दैट्स वाई जो चीज़ जो इस तरह से एक्टिविटी को मेंटेन करे या इनिशिएट करे उसको हम मोटिवेशन कहते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे हमको हमारे सिलेबस में 5 मोटिवेशन थियरीज दी गई है, दैट इज़ नीड थियरी, गोल सेटिंग थियरी, रीइंफोर्समेंट थियरी, इक्विटी थियरी एंड एक्सपेक्टेंसी थियरी. लेट्स सी इट वन बाय वन. द फर्स्ट थियरी इज़ नीड थियरी. बेसिकली हमें पता है कि जैसे जैसे एज चेंज होती है ह्यूमन बीइंग की, उनकी जो है नीड्स चेंज होती है और साथ ही में सपोज जैसे एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद जो है दूसरी नीड जो है एनकरेज होती है, वहाँ पे दूसरी नीड जो है डेवलप हो जाती है ह्यूमन बीइंग के. बेसिकली अगर ये जो नीड है वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट वे में सेटिस्फाई कर पाए तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है. इस तरह से जो है ये नीड थियरी वर्क करती है. नाउ इन 1943 अब्राहम एंड मैस्लो हैज़ गिवन द थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. अभी जो अब्राहम मैस्लो है उनकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है काफ़ी फेमस है, ये 1943 में दी गई थी. इसके अंदर इन्होंने रैंक्स दिए हैं फ्रॉम फिजिकल नीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिम धीरे धीरे जैसे है ये नीड का लेवल इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे एक जो नीड है वो सेटिस्फाई होती रहती है. अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे ट्राइंगल है. द फर्स्ट वन इज़ ये जो हमारा सबसे बेसिक नीड होता है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स. यहाँ पे एक तरह से रोटी, कपड़ा, मकान और सब ये सब जो चीज़ें हो गई वो हमारी लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गई. उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. यहाँ पे जो सेकंड नीड, जब हमारी फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो जाती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, जहाँ पे जो है इंसान ये देखता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, उसकी हेल्थ और जो उसकी फैमिली है वो सिक्योर रहे, उसकी खुद की जो बॉडी है वो सिक्योर है. तो इस तरह से जो है सेफ्टी नीड्स यहाँ पे आती है. फिर थर्ड लेवल आता है, वो आता है सोशल नीड्स. अब यहाँ पे जो इंसान है वो ये चाहता है कि उसकी फ्रेंडशिप हो, जो सोशल गैदरिंग है उसका वो इंक्रीज हो. जो थर्ड नीड है दैट इज़ द सोशल नीड. देन फोर्थ नीड्स कम्स इज दिस सेल्फ एस्टीम नीड. यहाँ पे सेल्फ एस्टीम आता है, दैट इज़ जो इंसान है वो देखता है वो खुद की रिस्पेक्ट लोगों से चाहता है एंड सेम वे जो है वो दूसरे लोगों को भी उसकी रिस्पेक्ट देता है. इन अ वे द फोर्थ नीड इज़ द सेल्फ एस्टीम. एंड द लास्ट एंड द हाईएस्ट मोस्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यहाँ पे जो है इंसान का पोटेंशियल जो है हाईएस्ट होता है एंड वो वहाँ पे रीच कराता है. यहाँ पे क्रिएटिविटी उसकी हाईएस्ट होती है. इन अ वे सब कुछ जो है यहाँ पे बहुत हाई पे होता है एंड जो ये सबसे लास्ट नीड होती है, सबसे हाईएस्ट रैंक की होती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो जो इंसान है वो धीरे धीरे नीचे से एक एक नीड पूरी करते हुए ऊपर तक जाता है.
सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन उनको समझना ज़रूरी है कि एम्प्लॉय कौन से नीड पे है एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है मोटिवेशन फैक्टर देना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई अपनी जो बेसिक नीड है, दैट इज़ जो सबसे स्टार्टिंग नीड है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, अगर वही कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है एंड आप उनको कह रहे हैं कि हम आपको सम्मान देंगे, आपको हम जो है सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तो इंसान पहले वो नहीं देखेगा, वो बोलेगा भाई पहले मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिले, ये सब तो बात की बात है। सो अगर मान लो जिस इंसान को बहुत ज़रूरत है खाने पीने की, अगर उस पास वही नहीं है बट जो है उसको जो है सामान दिया जा रहा है या फिर जो है सेफ्टी दी जा रही है, तो इंसान के कुछ काम नहीं आने वाली है। सो इसी तरह से जो है ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वे में देखें कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कौन सी नीड है, उसके हिसाब से हम उनको सेटिस्फाई करें, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई होते हैं एंड इन अ वे जो है उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होता है। सो दिस वॉज अबाउट द नीड थियरी। देन कम्स द गोल सेटिंग थियरी। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसान है वो एक छोटे छोटे गोल्स बना के चलता है और उसको एक बड़ा गोल अचीव करना होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आपको जो है आईएएस बनना है फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा कि आईएएस बनने के लिए आपको जो है छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि 12th में चलो हम आर्ट्स ले लेते हैं, सो मे बी कि हमारे लिए ये जो आईएएस बनना है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो आपने 12th में आर्ट्स लिया, देन आप जब बीए के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि बीए शायद हिस्ट्री में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए या फिर पॉलिटी में हमारे लिए बीए बेनिफिशियल हो जाए, तो आप वो ले लेते हैं। देन यू गो ऑन फॉर दी प्रिपरेशन इन गवर्नमेंट एग्जाम। अब वहाँ पे भी आप देखते हैं कि मुझे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। सो इस तरह से जो आपका मेन गोल है जैसे कि आईएएस बनना, तो उसके लिए जो है आप छोटे छोटे गोल्स जो है डिसाइड कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। सो सेम वे जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी ऐसे होते हैं, तो उनके भी एक मेजर गोल होता है जो उनको पूरा करना है, और इसके लिए जो है वो छोटे छोटे गोल्स लगते हैं और उनको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो गोल्स होते हैं वो मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो इन अ वे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चीज़ को समझे और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है और जो एम्प्लॉय का गोल है अगर वो अलाइन होता है, तो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहता है। सो हमने पहले भी समझा कि जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, कोई कॉमन या फिर शेयर्ड गोल है जिसको पूरा करने के लिए लोग साथ में आ रहे हैं। लेकिन जब लोग साथ में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों की इंडिविजुअल गोल है वो लोग भूल जाएंगे, नहीं, बट वो अपना इंडिविजुअल गोल पूरा करने के लिए ही वो शेयर्ड गोल्स पूरा कर रहे होते हैं। सो इन अ वे उनको वहाँ पे वो अलाइनमेंट दिखता है, इसलिए वो साथ में आते हैं। बट अगर मान लो जो इंडिविजुअल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है अगर वो अलाइन नहीं हो पा रहा है या फिर जो है मैनेजर उनके बीच में अलाइनमेंट नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कत क्रिएट होती है। सो इस तरह से अगर मान लो जो गोल सेटिंग थियरी जो गोल्स सेट किए हैं, जो उनको अचीव करने पे जो है मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो जो गोल्स है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान करना चाहिए और उस हिसाब से जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द गोल सेटिंग थियरी। ओके, देन कम्स द रीइंफोर्समेंट थियरी। सो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उसको स्ट्रेंथन करना है और जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको वीकन करना है, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट थियरी यूज़ होती है। सो बेसिकली अगर कोई इंसान ने कोई अच्छा काम किया है और वो एक्टिविटी उससे रिपीट करवानी है, तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। लाइक आप उसको जो है रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, ऑनर देंगे या फिर प्रेज या फिर प्रमोशन देंगे। एंड सेम वे अगर मान लो कि उसके जो अनवांटेड बिहेवियर है आपको वो उसको रिड्यूस करना है, तभी भी आप रीइंफोर्समेंट देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स पनिशमेंट। सो इन अ वे जो है आप उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो एम्प्लॉय को ये समझ आए कि ये जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन में सही नहीं है, एंड दैट्स वाई उसको पनिशमेंट मिली है। एंड बेस्ड ऑन दैट पनिशमेंट ही विल कम टू नो कि भाई ये करना सही नहीं है, एंड वो जो है बिहेवियर से थोड़ा दूर रहेगा। सो इस वे में जो है ये रीइंफोर्समेंट थियरी वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जो लीव्स वगैरह रहती है एम्प्लॉय के पास में, अगर एम्प्लॉय लीव नहीं ले रहा है, छुट्टी नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जितनी छुट्टी नहीं ली गई है उसको कैश में उनको प्रोवाइड करते हैं। सो इन अ वे उसमें क्या होता है कि एक तरह से वो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि आपने छुट्टी नहीं ली है, तो इन अ वे ये पॉजिटिव रिवॉर्ड है। तो आगे क्या होगा, एम्प्लॉय के मन में यही चलेगा कि भाई अगर मैं छुट्टी नहीं लूँगा तो मुझे और भी रिवॉर्ड मिलेंगे। सो इन अ वे इस तरह से जो है ये पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट देके उसका जो है बिहेवियर मोल्ड किया गया, उसको जो है मोटिवेट किया गया कि आप और छुट्टी मत लो। ओके, सो दिस इज हाउ द रीइंफोर्समेंट थियरी वर्क्स। देन कम्स द इक्वलिटी थियरी। नाउ इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, नॉर्मली कोई भी पर्सन हो, वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करते हैं। अगर इनइक्वलिटी वो देख रहे हैं तो उनसे वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने काम किया है उस अगर वो दूसरा भी इंसान उतना ही काम कर रहा है तो दोनों का पे सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान 3 घंटे काम कर रहा है और दूसरा इंसान भी 3 घंटे काम कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, सेम टाइप का वर्क है, और अगर एक इंसान को 500 रुपये मिल रहा है तो दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि उसको भी 500 रुपये ही मिलने चाहिए। और सेम वे में अगर मान लो उनके बीच में कोई डिफरेंस आता है, अगर सेम वर्क है, सेम टाइम के लिए वर्क किया है, लेकिन उन दोनों की पे में डिफरेंस है, तो वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। और ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए जो है इक्विलिटी थियरी हमें ये बताती है।
नाउ बेसिकली अगर यहाँ पे इसे एग्जांपल दिया है कि जो 3 एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम कर रहे हैं 8 साल से और सबको जो है प्रमोशन दिया गया है और उसकी सैलरी में हाइक दिया गया है 5% का। तो इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ खुश है कि सब लोग जो है इक्वली पेड है, इक्वली वर्क कर रहे थे, इसलिए इक्वली पेड है। बट 9th ईयर पे क्या होता है, एक एम्प्लॉय को 15% हाइक दी गई है और बाकी 2 को जो है 5% हाइक दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, जिसको 5% जो हाइक मिला है वो जो है नेगेटिव हो जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। बट वहीं पे जिसको 15% हाइक मिला है उसको पॉजिटिव जो है इफेक्ट देखने मिलेगा। नाउ यहाँ पे ये नेगेटिव इफेक्ट देखने क्यों मिल रहा है, बिकॉज जो ये तीनों एम्प्लॉय थे, तीनों ने इक्वल वे में काम किया है, इक्वल साल से जो है काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो है पे में इनका डिस्क्रिमिनेशन आया है एंड दैट्स वाई दे आर लाइक डिससेटिस्फाइड। सो बेसिकली इक्वलिटी थियरी यही कहती है कि जैसे कि अगर वर्क सेम है, इक्वल अमाउंट का वर्क किया गया है और उनका जो है उनको फिर उस हिसाब से जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, देन कम्स द एक्सपेक्टेंसी थियरी। नाउ जैसे कि हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो, लेकिन जो हमारा ह्यूमन बीइंग का जो ये नेचर है वो इस तरह से नहीं है। इंडिविजुअल जनरली क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी या जो बिहेवियर वो करते हैं उसके पीछे वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी जो है रिटर्न में कुछ मिलेगा। इन द सेम वे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा। सो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कर देती है, सो इन अ वे वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। नाउ पे करने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम वो मॉनिटरी गेन में होगा या फिर जो है मनी की वैल्यू में होगा, वो कुछ और भी हो सकता है, जैसे सोशल मोटिवेशन भी हो सकता है। बट जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उतना जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि जो एम्प्लॉय है उनका वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे जो है छुट्टी रहती है, बट कुछ काम के वजह से बॉस को जो है एम्प्लॉय को बुलाना पड़ रहा है ऑफिस पे। सो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है एंड 2 छुट्टी है लेकिन उसको जाना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा तो है मना नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उस दिन जा रहा है और उस टाइम पे जो है बॉस उसको एक्स्ट्रा पे करता है या फिर जिस वे में उसको लग रहा है कि मोटिवेट होगा, उस हिसाब से उसको जो एक्सपेक्टेशंस है वो उससे फुलफिल करता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड अगर कोई नेक्स्ट इंस्टेंस पे ऐसा कुछ होता है कि बॉस को फिर से उसको छुट्टी पे बुलाना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉय जो है वो खुशी खुशी आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सपेक्टेंसी थियरी कि जितना जैसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय, अगर उस हिसाब से उसको सेटिस्फाई किया जाए तो वो जो है जॉब सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट होता है। सो दिस वर द 5 मोटिवेशनल थियोरी। सो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो डिफरेंट थियोरीज यूज़ करती है अकॉर्डिंगली जैसे उनको ज़रूरत होती है, एंड जो है उस वजह से जो है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन रिजल्ट होता है। नाउ ये जो मोटिवेशन थियोरी यूज़ हो रही है उसकी वजह से जो है जॉब कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होता है एंड ऑल्सो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो देखने मिलता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द थियोरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो वी नो दैट हमने जो है राइट पर्सन चूज़ कर लिया राइट जॉब के लिए, हमने उसको जो है मोटिवेशन भी दे दिया। सो इन अ वे इससे जो है वर्क काफ़ी एफिशिएंटली हो सकता है, लेकिन स्टिल सारे एम्प्लॉयज़ जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एंड एट दैट टाइम दे शुड बी गिवन स्पेशल एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग। तो उस टाइम पे जो उनको स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ती है एंड दैट इज़ थ्रू ट्रेनिंग। सो समटाइम्स क्या होता है, जो वर्किंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन ब्लम, ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग इज़ अ सच प्रोसेस थ्रू विच द एबिलिटीज़ करस्पॉन्डिंग टू देयर जॉब डेवलप। सो जॉब के लिए जिस तरह की एबिलिटीज़ चाहिए होती है तो ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डेवलप करवाई जाती है, and as a result of which effective training program increases in the production, reduction of employee turnover and increase in the job satisfaction takes place. So उसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उसका जो रिजल्ट क्या आता है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस होता है, दैन जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मिल्टन ब्लम, ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो एबिलिटीज़ डेवलप करवाई जाती है एम्प्लॉय में, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस होता है एंड ऑल्सो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, नाउ बेसिकली ये जो ट्रेनिंग होती है उसके सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिफाइन में भी देखा कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एक स्टाइल ऑफ वर्किंग डेवलप होती है। तो इन अ वे जो वर्किंग स्टाइल है वो डेवलप हो रही है, जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज है वो भी रिड्यूस होता है, देन जो इंस्ट्रूमेंट किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करना है वो भी जो है सिखाया जाता है यहाँ पे, एंड इन टर्न उससे क्या होता है कि जो एक्सीडेंट्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ जो टिफिन एंड मैककॉर्मिक है उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेनिंग है उसके 3 एम होते हैं, दैट इज़ डेवलप स्ट्रेंथ,
गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग चेंज इन द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। सो जो अगर कोई भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बेसिक 3 एम कौन से होते हैं? एक तो स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, देन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को, एंड ऑल्सो जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड और इंटरेस्ट है उसमें जो है चेंज लेके आना है। ओके, सो दिस 3 बेसिक एम्स वर गिवन बाय टिफिन एंड मैककॉर्मिक। नाउ जो गिसेलियन ब्राउन है उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेनिंग की प्लानिंग की जाती है कि लाइक कोई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो प्लानिंग किस बेसिस पे करनी चाहिए? वह उस टाइम पे जो है 2 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, एक तो ये द नीड ऑफ द एम्प्लॉय एंड द सेकंड द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बिकॉज जस्ट एम्प्लॉय जो है उसको ज़रूरत है या जस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, उस पर बेसिस पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों की क्या नीड है उसको ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेनिंग के लिए प्लानिंग की जाती है। नाउ यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसके वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे कि लेक्चर देते हैं, डिस्कशन होता है, मीटिंग रखी जाती है, कॉन्फ्रेंस होता है, देन रोल प्ले, मूवीज़, डायरेक्शन, गेम्स, देन इंटरव्यू एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मेथड्स है ट्रेनिंग के वो यूज़ किए जाते हैं एंड इसके बेसिस पे जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। ओके, नाउ हमने ट्रेनिंग भी दे दी, सब कुछ कर लिया, बट इसके अलावा भी एक जो काम है वो बाकी रह जाता है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। दैट इज़ जो ट्रेनिंग दी गई है उसका कितना इफेक्ट आया है वो मेजर करना ज़रूरी हो जाता है, सो दैट पता चले ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव थी और जो एम्प्लॉय है उसमें कितना चेंज आया है। सो बेसिकली ये जो मेजरमेंट होता है वो वर्क एबिलिटी के बेसिस पे फाइंड किया जाता है, जो मेजर किया जाता है, दैट इज़ कि पहले जो एम्प्लॉय है वो कितना वर्क कर पाया था, कितना केपेबल था, एंड ट्रेनिंग के बाद में कितना केपेबल है, उसके बेसिस पे जो है ये ट्रेनिंग के जो इफेक्ट है वो मेजर किए जाते हैं। सो ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस होता है, वो एक कंटिन्यूस जो इंटरवल है उस पर करना चाहिए, एंड जो इवैल्यूएशन होता है उसके बेसिस पे जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी की जाती है। एंड अगर मान लो कोई पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखने मिल रही है एम्प्लॉयज़ में तो उस टाइम पे जो है उनका अप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। सो इसके साथ में जो है उनको सर्टिफिकेट्स और जो अवार्ड्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन अ वे जो इवैल्यूएशन है वो तभी काम करेगा जब वो इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव होगा, न्यूट्रल होगा और कोई भी बायस, प्रेजुडाइज और मिस्टेक से बिना होगा, तब जाके वो इवैल्यूएशन जो है काम करेगा। सो इन अ वे ट्रेनिंग देनी है, बट ट्रेनिंग जो है वो किसके बेसिस पे दी जाती है? एक तो जो एम्प्लॉय की नीड है वो और जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, उन दोनों को असरटेन करके जो है ट्रेनिंग की प्लानिंग की जाती है। देन ट्रेनिंग के 3 एम होते हैं, डेवलपिंग स्ट्रेंथ, गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग चेंज इन द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। नाउ ये सब करने के बाद भी ट्रेनिंग का जो मेजरमेंट ज़रूरी है, इवैल्यूएशन ज़रूरी है, तभी जाके हमें पता चलेगा ट्रेनिंग ने कितना असर किया है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। Now moving on to the last topic of this chapter, that is marketing and advertising. So जो इंडस्ट्री है उनका मेन एम ये होता है कि प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट किससे कमाएंगे? कुछ बेचेंगे तभी कमा पाएंगे। तो जो सेलिंग है उसको एक आर्ट कहा गया है, एंड जो साइकोलॉजिस्ट है वो वहाँ पे काफ़ी अटेंशन पे करते हैं। सो बेसिकली जो एंशियंट व्यू था या जो हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल व्यू था, सो उसके अकॉर्डिंग सेलिंग क्या था? We can divert the buyers in the expected direction, which means the stress was put on the inactiveness of the buyer. So जो ट्रेडिशनल व्यू था सेलिंग के लिए, उन्होंने क्या कहा उसके अंदर कि जो बायर्स का डायरेक्शन है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है, वो डाइवर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो उनका स्ट्रेस था, जहाँ पे वो स्ट्रेस करते थे, दैट वाज इन द इनएक्टिवनेस ऑफ बायर। सो मतलब जब बायर इनएक्टिव है उस टाइम पे जो है वो उन पर स्ट्रेस करते थे, एंड उनका जो है जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है वो बायर का चेंज करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न व्यू है वो क्या कहता है? The vendors or sellers should recognize the necessity, demand and selection of the customer and should try to satisfy them. So अब जो मॉडर्न व्यू क्या कहता है, जो वेंडर या फिर जो सेलर है उनको जो नेसेसिटी है, जो डिमांड है कस्टमर की, वो लाइक जो है सर्टेन करनी चाहिए। उसके साथ में कौन से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है वो सिलेक्ट करना चाहिए, एंड देन जो है उनके प्रोडक्ट से उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। Then Patterson and Wright has said in 1961 that selling proficiency is such a process in which seller decides the requirements and demands of the customer and excite them. So according to Patterson and Wright, what is selling? जो सेलिंग प्रोफिशेंसी है वो प्रोसेस है जहाँ पे सेलर डिसाइड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट या डिमांड क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर को एक्साइट करता है। ओके, Then Siegel and Lane has said that the sellers of the products of goods are divided into various classes like wholesaler, retailer, distributor, who approaches the buyers. For becoming good distributor, following characteristics are required. So according to Siegel and Lane, उन्होंने क्या कहा है, जो sellers होते हैं they are divided into various classes like wholesaler, retailer and distributors, and वो ये classes के through जो है buyers को approach करते हैं। Now एक अच्छा distributor बनने के लिए certain characteristics है वो चाहिए होती है, that is personality, continuous hard work, self-confidence and self-control, honesty, command on language, humorous nature, practical and soft-spoken. So एक अच्छा distributor बनने के लिए ये सारी 8 qualities चाहिए होती है। Okay, so this was about selling the goods or the marketing. Now moving on to the advertisement.
सो लेमन टर्म में जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स प्रोपोगेंडा. बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी व्हाट डज एडवर्टीजमेंट मीन? So advertisement means giving information to the public regarding the use of the product, goods or services given in such a way that its uses will increase in comparison to other goods. So advertisement का मीनिंग क्या हो गया? जो कस्टमर्स है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो प्रोडक्ट या जो गुड्स है सर्विस है उसको किस तरह से यूज़ करना है. बट वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी जा रही है कि जिस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है उसका जो यूसेज है वो इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर गुड्स. ओके, सो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बताता है कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव है. सो उसके लिए है कि व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन एंड बाय whom शुड बी सेड, एंड व्हाट टाइप एंड विच एडवर्टीजमेंट्स आर इफेक्टिव. सो ये चारों फैक्टर्स के बेसिस पे जो है एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव है वो डिसाइड किया जाता है. मतलब क्या कहना है, कैसे कहना है, कब और किसके थ्रू कहना है, और किस टाइप का एडवर्टीजमेंट होगा, क्या इफेक्टिव होगा. तो ये सारी चीज़ जो है वो दिखाता है कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव है. सो बेसिकली अगर एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव करना है तो जो है मीडियम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. जो एडवर्टीजमेंट है किस मीडियम से जो है प्रेजेंट किया जा रहा है उसका भी जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है. नाउ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि जिससे जो है एडवर्टीजमेंट स्प्रेड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट. दैट इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एडवर्टीजमेंट्स आर स्प्रेड आउट इज नोन एज द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो जिसके थ्रू, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लाइक एडवर्टीजमेंट स्प्रेड करते हैं उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट स्प्रेड कर रहे हो तो आपका मीडियम न्यूज़पेपर हो गया. अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट स्प्रेड कर रहे हो तो आपका सोशल मीडिया जो है वो आपका मीडियम हो गया. सो इन अ वे जिस तरह से जो एडवर्टीजमेंट स्प्रेड होता है जो इंस्ट्रूमेंट से उसको हम मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट कहते हैं. ओके, सो बेसिकली न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, मूवीज़, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा एज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट. नाउ ये मीडियम तो बहुत ज़रूरी ही है कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन उसी के साथ में कौन से टाइम पे वो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एडवर्टीजमेंट के मीडियम के साथ में कौन सा टाइम पे उसको जो है रिलीज़ करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है. सो दिस वॉज अबाउट द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सो ओवर हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर, and if you have any doubt you can let me know in the comment section and I will try my best to make it easy for you. Okay.